नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। बचपन में ये वाला गाना रिकॉर्ड प्लेयर होता था, उस समय कैसेट प्लेयर भी नहीं होता था, वो चला करता था। और कभी घर के पास में किसी आयोजन में उस वक़्त रिकॉर्ड प्लेयर बाहर से आके लोग लगाते थे, घरों में तो बहुत कम लोगों के होते थे। और एक लाउड स्पीकर होता था, ये लोहे वाला जो भोंपू वाला, इसमें से आवाज़ निकलती थी और हमने उसमें वो सुना हुआ है। कभी कभी रेडियो पे भी आता था। अब वो लगता है कलयुग आ गया है, हंस चुन रहा है दाना तिनका और कौआ खा रहा है मोती। कैसे? आज हम बात करेंगे कि भारत में जिस पे सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, वो किस कलर का पहना है वाली चर्चा नहीं। एक जज साहब जो हैं, न्यायमूर्ति जी हैं, इन मूर्ति जी की जो चर्चा हो रही है और ये कैसी कीर्ति पताका ये मूर्ति फैला रही है, इस पे बात करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस कलयुग में कौवे कैसे मोती खा रहे हैं, और हम ये जानेंगे कि क्या इसके बावजूद इस देश में हमको ये मान के चलना चाहिए कि इस देश में जीवन के लिए कुछ बचा है हमारे लिए, या सब ऊपर वाले लूट के खाए जा रहे हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं भी हाजिर होता हूँ। पहले ये बता दूं कि क्या कहा है उन्होंने शेखर कुमार यादव ने, या छोड़ दूं, क्योंकि आप वो सारा का सारा बहुत सुन चुके हैं, फिर मेरा वीडियो लंबा हो जाता है, 25-30 मिनट का, आप लोग भी बोर हो जाते होंगे। तो कौआ मोती खाएगा, तो कौआ मोती खाएगा तो कलयुग आएगा। और कलयुग कब आया, इसको जानने के लिए हम जय शाह पे नहीं जाएंगे कि जय शाह किस काबिलियत से बीसीसीआई में और अब तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भी टॉप पे चल रहे हैं, इस पे नहीं आएंगे। इस पे भी नहीं आएंगे कि जय शाह ने कैसे मोटा मोटा मुनाफा नोटबंदियों बना लिया था और वो चर्चा में रहे थे। बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन आज जज साहब की बात पे आ जाते हैं। 2014 में मोदी जी की सरकार आई है और 19 आते आते वकील साहब जज बन गए थे। 90 से वकालत करे थे, 1990 से अपनी सरकार, अपना निजाम आया। किस तरह से संस्थाओं के अंदर कैडर को ठूंसा गया, उसका ये उदाहरण दिखाई देता है, जो मुझे लगता है 2019 में दिसंबर में इलाहाबाद हाईकोर्ट में इनको अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया गया। 90 से इंतज़ार करते करते 2019 में कितने साल हो गए? 29 साल। और अब वो आदमी सिर्फ 2 साल के अंदर 21 आते आते 21 के मार्च में कंफर्म हो जाता है, स्थायी रूप से न्यायाधीश बन जाता है। जो अतिरिक्त न्यायाधीश बना था वो न्यायाधीश बन जाता है। मोदी जी आए, 4 साल के अंदर पहुंच गए और उसके बाद 2 साल के अंदर वो न्यायाधीश भी बन गए। और उसके बाद इसी जहां मार्च में वो न्यायाधीश पक्के हुए, तब तक ही मुंह बंद था। 2021 में धर्मांतरण पे टिप्पणी करते हैं हाईकोर्ट में, कहते हैं कि जब बहुसंख्यक धर्म बदलते हैं तो देश कमजोर हो जाता है। इस टिप्पणी पे भी तब विवाद हुआ था, बात आई गई हो गई, प्रताप बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आप ये शिकायत लेकर कहाँ जाएंगे? मीडिया में जाएंगे, वहाँ पर भी वही एक ख़ास तरह की सोच, नहीं कहूँगा, ख़ास तरह की एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, उसको रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं। ये विचारधारा भी नहीं है, क्योंकि एक विचारधारा होती है, उसमें एक विचार होता है, देखने को का नज़रिया होता है चीज़ों का, तथ्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती है। आप देखिए कि सितंबर 21 में, जुलाई 21 में इन्होंने ये बयान दे दिया, बहुसंख्यक धर्म बदलते हैं। सितंबर में फिर बोले कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने और गाय के प्रोटेक्शन को लेकर इस देश में कानून बनना चाहिए। हाईकोर्ट का जज बोल रहा है और कह रहा है कि गाय जो है ना, वो बहुत एफिशिएंट होती है, ऑक्सीजन ही लेती है, ऑक्सीजन ही छोड़ती है। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि एक स्टूडेंट आया था मेरे पास, जिससे मैंने गाय का निबंध लिखवाया, तो उसने गाय की ये विशेषता लिखी थी।
जो जज साहब भी बता रहे हैं। एक और जज साहब राजस्थान में थे, मोर रोता है तो उससे गर्भवती होती है। इसी तरह से अगले ही महीने अक्टूबर में ही 21 में इन्होंने फिर बम फोड़ा इलाहाबाद हाई कोर्ट में। यानी ये वहाँ पर आए हैं 19 में बम बैठे, और उसके बैठने के बाद इनका जो पूरा एक इकोसिस्टम है, जो आईटी सेल फैलाती है, वो जज की सिंहासन से वो विचारों के तौर पे आ रहा है। रामकृष्ण रामायण गीता और उनके रचनाकारों को राष्ट्रीय सम्मान दिया जाना चाहिए, और उसके लिए संसद में कानून आना चाहिए। हिंदू राष्ट्र के पैटर्न पे जज साहब आइडियोलॉजी बेच रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत सारे मोती चुगने वाले कह रहे होंगे इसने गलत क्या कहा है। इसके साथ साथ फैक्ट पे आ जाइए। उन्होंने कहा कि चुनाव नहीं होने चाहिए, क्योंकि चुनाव होंगे तो सरकार बदल सकती है। यूपी में चुनाव होने वाले, तो बोले कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चुनाव बंद कर देना चाहिए अक्टूबर 21 ये 22 फरवरी को। सोचिए, लगातार हर दूसरे तीसरे महीने ये व्यक्ति ऐसे उद्गार व्यक्त कर रहा है और चल रहा है, और उसने चुनाव स्थगित करने की अपील की केंद्र सरकार से और चुनाव आयोग से। 23 में अक्टूबर आता है, एक मामला आया दहेज का, दहेज उत्पीड़न का मामला, और उस मामले में जज साहब ने जो महिला को एक महिला थी उसको ये कह के परेशान करते थे कि तुम्हारे कोई संतान पैदा नहीं हो रही है। अब कॉमन सेंस देखिएगा जज साहब का, अगर संतान पैदा नहीं हो रही है तो भी कैसे, इन्होंने ये कहा कि जो पुरुष होता है ना उसका भी टेस्ट कराना चाहिए। इनका टेस्ट कराओ, जो अभियुक्त था जो उस पर गिरफ्तार हुआ था, हो सकता है बच्चा इनके कारण पैदा नहीं हो रहा हो। इसका मतलब क्या होता है, अगर उस आदमी का टेस्ट ऐसा आया कि वो बच्चे पैदा कर सकता है तो क्या उसको अधिकार मिल जाएगा उस औरत को निकालने का। लेकिन जज साहब हैं, जहाँ से आते हैं, जिस सोच से आते हैं वो आपने देख लिया। एक और मामला आया था, उसमें एटली हॉल में लंदन में इनको भाषण देने बुलाया गया। आप अहमियत समझिए, अरे भाई साहब 21 में जज बने, 24 में लंदन भेजे जा रहे हैं, लंदन भाषण देने के लिए एटली हॉल में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और वहाँ जाके कह रहे हैं कि भारत का तालिबाइजेशन हो रहा है और विकसित भारत 2027 की तरफ जा रहा है। गोल्ड प्रेस्टीज अवार्ड से उनको वहाँ सम्मानित भी किया गया, और उस भाषण में उन्होंने ये कहा था कि भारत जो है 2-3 साल में तीसरी इकोनॉमी बन जाएगा और 47 में दुनिया का नंबर 1 देश बन जाएगा। मोदी जी के नेतृत्व में सरपट दौड़ रहा है इंडिया। जज साहब सरकार के बारे में ये बोल रहे हैं। याद कीजिए, एक जस्टिस मिश्रा होते थे, अरुण मिश्रा, सुप्रीम कोर्ट में, वो भी ऐसे ही बातें किया करते थे। अब ये सारी चीज़ें आप देखिए, और 2024 में गाम्बिया की सरकार ने उनको मानद उपाधि दे दी, डॉक्टरेट की, किसमें, लॉ में। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से मोती बट रहे हैं। एक आदमी कह रहा है कि गाय ऑक्सीजन छोड़ती है। ये कहीं से भी किसी भी तथ्य के हिसाब से सोचा जाए तो क्या मान्य हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी इसी इन्फ्लुएंस में कह रहे हैं इसमें गलत क्या कहा, छोड़ती है साहब, कैंसर ठीक हो जाता है। वो बाबा जी हैं रामदेव जी, इतना ज़्यादा भ्रम फैलाया जा रहा है। वो एक भी बीच में अपनी एक लैब में घुस गए, भाई पैसे तुम जितनी चाहो लैब लगा लो, और वहाँ जाके एक पानी को टेस्ट कर रहे हैं, और उसके अंदर फिर वो क्या करते हैं, हवन की राख डाल देते हैं, और बोल रहे हैं कि राख डालने से इसकी जो है पीएच वैल्यू बढ़ जाती है, हवन की राख डालने से। इसलिए हवन की राख पानी को एल्कलाइन बना देती है। तो जो एसिटिक वाटर है वो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, ऐसा डॉक्टरों का मानना है। जितना सुन रखा उतना उन्होंने बोल दिया, और ये एल्कलाइन वाटर बन जाता है। आधा गिलास पानी में वो आदमी, धूर्तता की हद देखिए, आधा चम्मच, 1 चम्मच राख डाल के घोलता है, और फिर कहता है कि इसका पीएच जो है वो देखिए बढ़ गया है। अरे बचपन से सब जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए, जो अनलर्न कर चुके हैं वो तो कह रहे होंगे वाह कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अपने अंदर दिमाग में पढ़ाई लिखाई को जिंदा रखा है वो जानते हैं भैया कि राख अपने आप में एल्कलाइन होती है।
वो चाहे हवन की हो या कहीं की भी हो। और खेतों में भी आप राख डालोगे तो उसकी एसिटिक जो प्रॉपर्टीज होती है उनको कम करने के लिए डाली जाती है। अब इस बाबा के कहने पे एक एक चम्मच आधा आधा गिलास में हवन की राख घोल के आदमी पिएगा एल्कलाइन प्रॉपर्टी के नाम पे, तो उसके किडनी लीवर का क्या होगा ये आसानी से समझा जा सकता है। इस बात को एंडोर्स करने से पहले ना तो इस रिसर्च को कहीं से अप्रूव कराया गया, केवल एक गिमिक पैदा करना और लोगों के बीच में ये भ्रम पैदा करना कि बाबा के पास में एक एक्स्ट्रा नॉलेज है साइंस से ज़्यादा, और उस नॉलेज के जरिए वो इलाज कर सकता है, तो आप जाओ वहां पे ठहरो और मोटा मोटा बिल कटवाओ। ये लगातार हर रोज एक दिन में 2 किलो वजन कम हो जाएगा, 4 किलो वजन कम हो जाएगा, ये वीडियो बाबा जो है लेके घूम रहे हैं। बनाया उन्होंने, वो 4 आदमी को लिटा लिया अपने यहाँ पे, उनसे पूछ रहे हैं हाँ भैया कितना कम हुआ, कह रहे जी 1 हफ्ते में 5 किलो कम हो, कह रहा है 4 कम। भैया दुनिया में कहीं कोई रिस्क, आपके पास तो इतना सेटअप है, इतने बड़े बड़े प्रकल्प चल रहे हैं आपके, तमाम वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, अरे कहीं रजिस्टर करा लो ICMR में, रिसर्च करके दे दो। और ये वो व्यक्ति है जिसको सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन के लिए फटकार पड़ चुकी है। हंस दाना तिनका खा रहा है, ये लोग मोती खा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, और इतनी ज़्यादा भ्रम फैलाने की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। अब आप सोचिए, एक हाईकोर्ट का जज, दूसरी तरफ पतंजलि का बाबा रामदेव, तीसरी तरफ एक सांसद महोदय हैं, वो 4 लोग रट के रोज आ जाते हैं और हर तर्क को कुतर्क बना के बगैर जोड़े जाड़े वो बहस में खड़े होते हैं। लोग कहते हैं क्या ब्रिलियंट आदमी है, क्या ब्रिलियंट आदमी है, लॉजिक को ये अप्लाई नहीं करता है। और मेरा मानना ये, राजनीति में ये लोग एक दूसरे पे जो आरोप लगाएं, कम से कम देश को निरक्षर मत बनाइए। बड़ी मुश्किल से ये देश पढ़ा लिखा है। आप सोचिए कि ये सब चीज़ें हैं वो हमको बताती हैं कि हम किस तरह के देश में आ गए हैं, या हमारे देश में किस तरह से कलयुग आ गया है जिसका नाम किसी ने अमृतकाल रख दिया है। गो मांस खाना भारत के नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है। ये बयान बाकायदा हाई कोर्ट में इन्हीं जज साहब ने दिया, और उन्होंने कहा कि गाय जो है अपने जीवन काल में 410 से 440 लोगों का भोजन जुटाती है, गौ मांस से 80 लोगों का भोजन। इस पे अलग बहस है, उस पे अलग से चर्चा हो सकती है। क्यों बैठ के, फिर चलिए छोड़ दूंगा तो रह जाएगा, क्यों बैठ के ऑस्ट्रेलिया अपने ऊँटों को मार रहा है? क्यों डेनमार्क में गायों के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है? क्यों? इसलिए लगाया जा रहा है कि ये जो चौपाए हैं ये इतना ज़्यादा नाइट्रोजन वातावरण में रिलीज करते हैं, गैस छोड़ते हैं पीछे से, कि धरती पे जीवन खतरे में पड़ता जा रहा है। तो सब लोग इस तरह के बड़े जानवरों की संख्या कम कर रहे हैं। दिल्ली में मालवीय नगर में एक आदमी को गाय ने मार डाला था, उसके बाद हाई कोर्ट का आदेश था कि सड़क पे गाय दिखनी नहीं चाहिए। आज गाजीपुर से और कल्याणपुरी के बीच में 1-2 किलोमीटर का स्ट्रेच है, आपको आधा घंटा पार करने में लगता है। दिल्ली में इतनी गाय होती हैं उस पर। ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जिस पे आप सिर पीट लेंगे। गाय के घी से यज्ञ करने पर बरसात होती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट, शेखर कुमार यादव, वही वाले, ये भी उनका पुराना बयान है जिसकी एक कटिंग आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो कुल मिला के जो सीन दिख रहा है वो आप देख लीजिए कि इस तरह की स्थितियां आपके सामने हैं। अल्पसंख्यकों के मामले में बहुसंख्यकों की चलनी चाहिए, इस पे कई लोग बहस करने को आतुर होंगे, इसलिए यहाँ कुछ सबमिशन देना चाहता हूँ जो मैंने दिया है। अलग अलग वीडियोस में बात कर चुके हैं इस पे हम, किस तरह से लेबनान में, जिसका हिजबुल्लाह लड़ रहा है इजराइल के साथ, उस लेबनान में मंत्रालयों का भी रिजर्वेशन है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर अलग अलग धर्म के होते हैं। अल्पसंख्यकों का सम्मान। आप जिन मुसलमानों को इसमें टारगेट कर रहे हैं, मैं किसी एक धर्म का पक्ष ले नहीं रहा हूँ, उनकी बहुमत में जिन जिन देशों में जहाँ 95% है, 90% है, 98% हैं, ये यहाँ के मुल्क छोड़ दीजिए जो भारत के आजू बाजू वाले,
ये तो साउथ एशिया का तो सत्यानाश एक साथी हुआ हमारे साथी। 92%, 99%, 98% आबादी, 90% आबादी, और वहाँ पर बाकायदा धार्मिक स्वतंत्रता के लिए कानून है। यूएई में आप शराब पी सकते हैं क्योंकि आप अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यकों को शराब मिल जाती है, बहुसंख्यक मुस्लिम नहीं पी सकते हैं। ये धार्मिक स्वतंत्रता है। बगल में पाकिस्तान में अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। वहाँ की संसद में अल्पसंख्यकों के लिए सीट आरक्षित हैं। कुल 4% हिंदू हैं वहाँ पे। हमको ये समझना पड़ेगा कि बहुसंख्यक की चलती है तो वो तो वही कर रहे हो ना आप, जैसे वहाँ पे बहुत सारे बहुसंख्यक जाके लड़ाई झगड़ा करते हैं, परेशान करते हैं, सताते हैं। जैसा कि एक उबाल हमने बांग्लादेश में देखा था अभी बीच में, जब वहाँ सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, तो वहाँ तो वो विशेष परिस्थिति, अलग टाइप की स्थिति थी। हालांकि उस वक़्त वहाँ के वामपंथियों ने, वहाँ के स्कूल के छात्रों ने हिंदुओं की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी और बड़ी बड़ी भीड़ों से लड़े थे। ये भी एक तथ्य है। तो वही स्थिति हम सामान्य स्थिति में भारत में रखना चाहते हैं। जो वहाँ स्पेशल कंडीशन एक बनी, उसमें पूरा देश जो है वो पगलाया हुआ था, उसमें उसने कुछ किया। तो अब मेजॉरिटी वाले का जवाब समझना जरूरी था, नहीं तो लोग कहेंगे आप इसमें गलत क्या होगा, आप उसको बोल रहे हैं। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूं, माइनॉरिटी दुनिया में जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता एक चीज़ है। और ये उन देशों की बात कर रहा हूं जो कि जिनके बारे में हमारे यहाँ तो परसीव ये करते हैं, ये भी ये बयान नहीं दिया जज साहब ने, वरना हो सकता है दे भी देते हैं, या दे भी दिया हो व्यक्तिगत बातचीत में, कि जिस दिन मुसलमान जो है वो 30 से 40% हो जाएंगे, उस दिन ये भारत कुछ और हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें लगातार 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 हमारे फैलाई जा रही हैं। और सबसे अफसोस की बात यह है, इसके पीछे का एक पहलू आप समझिएगा। ट्विटर पे इस तरह की गंध भरपूर है, फेसबुक पे है और बाकी प्लेटफॉर्म पे भी है। मैं यूट्यूब को पूरी तरह से नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे जो दिखता है वो थोड़ा जांचा परखा दिखाई देता है। मेरे भी कई वीडियोस फेसबुक ने ऑब्जेक्शन लिया, यूट्यूब ने ऑब्जेक्शन लिया, माफ़ कीजिएगा। और कई बार जो है मेरी असहमति थी तो उन्होंने उसको स्वीकार किया, और कई बार उन्होंने मेरे चैनल को स्ट्राइक तक दी। लेकिन उनके कंसीडरेशन में आम आदमी है। लेकिन इस तरह की सामग्री अगर इंटरनेट पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे खुले हाथ से बांटी जा रही है, तो ये जो लोग कहते हैं ना सोरोस, जॉर्ज सोरोस वगैरह वगैरह, ये उसका बाप टाइप की साजिश है। भारत को रेडिकलाइज करने की साजिश। मैंने वीडियो बनाया था कि किस तरह से अमेरिका चाहता है कि हिंदुस्तान में इतना प्रेशर किया जाए माइनॉरिटी की जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है उसके ऊपर, कि उसके अंदर से कुछ लोग देशद्रोही और वो सब निकलना शुरू हो जाएं, और उसके अंदर से कुछ आतंकवादी बनने शुरू हो जाएं। तो उसको अभी तलाश है दुनिया में आतंकवादियों की, जिससे अमेरिका को खतरा हो, क्योंकि उसी खतरे को दिखा के अमेरिका की इकोनॉमी और ये सब चीज़ें सैंक्शन लगा के उनको आसानी होती है दुनिया को कवर करने में और अपने देश को बचाने। जब डूबने लग गया था तभी हुआ था 9/11, याद कीजिए। तो बहरहाल कौओं से सावधान रहें। मैं बार बार कहता हूँ, जो भी जानकारी आपके पास आ रही है, गोमूत्र से ये होता है, होता होगा, इससे होता होगा, एक बार क्रॉस चेक कर लो भैया। गूगल पे डालो, साथ में फैक्ट चेक शब्द लिख दो, किसी ना किसी ने तो उसकी जांच की होगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि जो लोग हाई कोर्ट में जजों के पद पे बैठे हुए हैं, इन लोगों के मुंह से इस तरह की बातें निकलती हैं, तो ये पता चलता है कि ये ना तो कानून ना संविधान, इनको किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। ये एक ख़ास एजेंडे के तहत वहाँ बिठाए गए हैं, और वहाँ बैठकर ये ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे धनखड़ साहब वहाँ बैठकर राज्यसभा में सभापति की कुर्सी पर करते हैं। किसी को नहीं लगता है कि भैया ये हमारा एक कर्तव्य है, हम संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है,
किसी पार्टी के लिए नहीं है, किसी नेता के लिए नहीं है, भले ही उसने हमें पद दिया हो। तो ये हर तरफ जो मोती बट रहे हैं उसका एक बढ़िया उदाहरण है, और इस उदाहरण को आप कहीं पे भी लगा देंगे, मैप कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा। और ये समस्या रंजन गोगोई के राज्यसभा चले जाने से बड़ी समस्या है। नमस्कार, जय हिंद।